नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ रही हैं बेकाबू टिड्डियां। छत्तीसगढ़ के बाद अब ओडिशा ने भी जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में टिड्डियों ने संतरे के बागों को पहुंचाया नुकसान। एमपी में कपास उगाने वाले किसानों की परेशानी बढ़ी। खरगोन में सीसीआई ने 100 से ज्यादा किसानों के कपास की क्वालिटी खराब बताकर किया खरीदने से इनकार। किसानों ने पूछा अब कहां ले जाएं कपास। छत्तीसगढ़ में किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत दूसरे दिन भी हुए प्रदर्शन। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हजारों किसान मजदूर हुए शामिल। कर्ज माफी से लेकर दिहाड़ी श्रमिकों को नकद मदद देने की मांग। लॉकडाउन ने बिगाड़ा बुलेट मिर्च उगाने वाले किसानों का खेल। बाजार में मांग न होने से नहीं बिक रही है फसल। किसानों के सामने कर्ज चुकाने और अगली फसल लगाने की मुश्किल। और अब खबरें तफसील से। देश पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसके बीच टिड्डियों का प्रकोप राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होता हुआ पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इसे खाद्यान्न सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। टिड्डियों ने यूपी के बुंदेलखंड इलाके में अब तक कई बड़े हमले किए हैं। इनकी समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बाद अब ओडिशा ने भी अलर्ट जारी किया है और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मोर समस्त चाषी भाई मान को अनुरोध एथिरे डरिवार कौनसी कारण नहीं कहीं ना आमे यहाँ को प्रतिरोध करिवा पई जेते प्रकार कौशल अवलंबन करिवा कथा आम विभाग तरफरु एवं कृषि विश्वविद्यालय तरफरु सतर्कता जारी करा जायछि बा एडवाइजरी इश्यू करा जायछि। ताकू आपण माने पालन करंतु एवं पंगपाल को प्रतिरोध करंतु। टिड्डियों के हमले से राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां टिड्डियां पूर्वी जिलों में फैल गई हैं। इनके नियंत्रण के लिए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स के अलावा ड्रोन से भी कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। ये जानकारी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 67,000 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में टिड्डियों पर काबू पाया गया है। टिड्डी नियंत्रण में जुटे अधिकारियों की माने तो ये टिड्डियां पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा दूरी तय कर रही हैं, इसलिए इनके नियंत्रण में दिक्कत आ रही है। टिड्डियों की बेकाबू समस्या से राज्य के किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि अगर टिड्डियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं तो ये खरीफ की खेती भी चौपट कर सकती हैं। बड़ी महामारी है। सरकार का इस वक्त केवल ध्यान कोरोना पर है। अगर वक्त रहते टिड्डी दल को ना संभाला गया, इस पर ना काबू पाया गया तो कोरोना से बड़ी महामारी बन जाएगी। यहाँ तक कि जयपुर की विधानसभा को तो इसने घेर ही लिया है। अब क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कब दिल्ली संसद पर पहुंचे और संसद को घेरे, उसके बाद सरकार चाहती है कि अगर सरकार ने रहते जागते हुए कृषि विभाग को, एयरफोर्स को और इसको कुदरती महामारी का नहीं लाना गया तो आने वाले समय में ग्रामीण भारत की किसानी की बहुत दुर्दशा होगी। पंजाब और हरियाणा में टिड्डियों का खतरा बना हुआ है। हवा का रुख मुड़ते ही राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में मंडरा रही टिड्डियां यहां पहुंच सकती हैं। इसे देखते हुए किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा जो दक्षिण हरियाणा है जहाँ टिड्डी की आने की संभावना ज़्यादा है और सारे डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट पे किया हुआ है और जितने भी हमारे जो स्प्रे करने वाले ट्रैक्टर्स हैं उनके भी नंबर लेके हमने डाटा बनाया हुआ है कि एकदम से उनके दवाई डाल के ट्रैक्टरों से स्प्रे करवा के पेड़ों पे बैठेगी तो उसको मरवा दें या फसल में होगी तो तैयारी पूरी है और खतरा बिल्कुल है। वहीं 1974 के बाद महाराष्ट्र में धावा बोलने वाली टिड्डियों ने संतरा उगाने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अमरावती जिले के बरूड़ और मोशी तहसील में टिड्डियों ने संतरे के अलावा मक्के और पनेरी की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इससे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। ये टिड्डियां प्रति घंटा 16 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। ये आगे आगे बढ़ते रहेगी और मोर्शी और वरोड का संतरा इलाका है उसका भारी मात्रा में नुकसान काश्तकारों का होने वाला है, हो रहा है। शासन को भी विनती है कि तुरंत उसकी उपाय योजना करे
और ये टोल धाड़ के ऊपर, टिड्डू धाड़ के ऊपर नियंत्रण करे और जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उनको नुकसानी का मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इमीडिएट सर्वेक्षण भी शुरू करे और उनको मुआवजा दे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने जुलाई तक टिड्डियों के बड़े हमले होने की चेतावनी दी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि खरीफ की फसलों को इन टिड्डियों से कैसे बचाया जाए, कैसे इनका असरदार तरीके से नियंत्रण किया जाए। इसमें संसाधनों की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। राजस्थान और गुजरात में 10 लोकस्ट वॉच सेंटर्स हैं, लेकिन इनमें 3/4 यानी 75% पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले उपकरण भी काफी पुराने हैं। लोकस्ट वॉच सेंटर्स को गाड़ियों की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। इसके लिए 110 गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन अभी केवल 39 गाड़ियां ही मौजूद हैं। टिड्डी नियंत्रण में संसाधनों की कमी के अलावा सबसे बड़ी समस्या कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर है। डर है कि टिड्डियों को मारने के लिए बड़े पैमाने पर खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा, जो कहीं पानी, हवा, मिट्टी को जहरीला ना बना दे। लॉकडाउन में लंबे इंतजार के बाद कपास की खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की कपास अब खरीद प्रक्रिया में उलझ गई है। किसान किराए पर ट्रैक्टर, ट्रॉली या दूसरी गाड़ी लेकर कपास बेचने के लिए खरीद केंद्रों पर तो आ रहे हैं, लेकिन ये बिक नहीं पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गेहूं और चने के किसान तो खरीद में लापरवाही से लगातार जूझ ही रहे हैं। अब कपास किसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। कपास लेके आया था पंजीयन करवा के, लेकिन यहाँ रिजेक्ट होने के कारण किसी भाव में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, तो किसान कपास कहाँ बेचे। ये मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का है। यहाँ कपास बेचने आए करीब 100 किसानों ने भारतीय कपास निगम यानी CCI और व्यापारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि व्यापारी और CCI कपास की क्वालिटी खराब बताकर इसे खरीदने से इनकार कर रहे हैं। हमारा कपास क्वालिटी इतनी खराब नहीं है कि ये रिजेक्ट कर दें। कम से कम हमारा कपास 4,4500 और 5100 का भाव का है। अब ये माल हम लोग भर के लाए हैं ट्रैक्टरों में, ऑटो में और किसी भी चीज़ साधन से लेके आए हैं, सारे किराए से करके लाए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है हमारा कपास और तोलने का मना कर दिया है, और किसी भी किसान का कपास लेने से इन्होंने मना कर दिया। कम से कम 100 किसान हम लोग यहाँ पे हैं जिनके ट्रैक्टर वाहन रिजेक्ट किए गए हैं इनको। और ये जो कपास है ये हम लोग अब कभी घर ले जाते हैं वापस, तो इसको खरीदेगा कौन। किसानों की शिकायत है कि लॉकडाउन के चलते कपास की खरीद में देरी हुई, इससे कपास की क्वालिटी पर असर पड़ा है। लेकिन जिस तरह कपास को रिजेक्ट कर उसके भाव कम किए जा रहे हैं, उससे किसान अधिकारियों और व्यापारियों पर मिली भगत के आरोप भी लगा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कपास जैसे ही देखा, कोई कपास में हाथ डाल रहा है, कोई नहीं डाल रहा है, कुछ भी, और रिजेक्ट कर देते और आगे चले जाते। तो मतलब फिर उसके बाद जैसे कि वो रिजेक्ट हो गया और हम कभी दूसरी मंडी या जिनमें भाव भरवाने जाते हैं, तो ये 500 की कपास की कीमत वो रखते हैं 2500, 2200 या 2900। किसानों ने अपनी परेशानी को लेकर अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन वहां सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अगर कपास की अभी खरीद नहीं हुई तो किसानों को आगे नुकसान होना तय है। ऐसे में उनके कर्ज में फंसने और अगली खेती के लिए हाथ तंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के खरगोन से वाहिद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की अपील पर 27 मई को हुए आंदोलन को छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी विस्तार दिया गया है। यहां बस्तर, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद जैसे कई जिलों और गांवों में किसानों और मजदूरों ने अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन किया। इसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल के फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। इस आंदोलन का मकसद किसानों और मजदूरों की मांगों की तरफ सरकार का ध्यान खींचना है। इन मांगों में किसानों की कर्ज माफी और मजदूरों को नगद मदद दिए जाने, हर जरूरतमंद व्यक्ति को अगले 6 महीने तक 10 किलो खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क देने,
खेती किसानी और आजीविका को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करने जैसी तमाम मांगे शामिल हैं। किसान और आदिवासी संगठनों ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार से किसान न्याय योजना की राशि भी एक मुश्त देने और मक्का की सरकारी खरीद की भी मांग उठाई है। किसानों को साग सब्जियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा में खासतौर पर टमाटर के दाम में भारी गिरावट आई है। इसमें हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना भी किसानों की खास मदद नहीं कर पा रही है। इसके तहत 6 रुपए किलो से नीचे टमाटर बिकने पर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। अभी टमाटर की लागत 10 रुपए किलो है। ऐसे में अगर किसान ने 3 रुपए किलो में टमाटर बेचा तो सरकार 6 रुपए किलो के हिसाब से भरपाई करेगी। इसके बावजूद किसानों को 1 रुपए किलो के हिसाब से घाटा उठाना पड़ेगा। बीते दिनों भिवानी के तोशाम क्षेत्र के किसानों ने टमाटर की खेती में नुकसान की भरपाई के लिए बेमियादी आंदोलन तक करने को मजबूर हुए थे। और टमाटर पर राज्य सरकार ने जो भावांतर है उसको 6 रुपए मुकर्रर किया है। और ज़्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ टमाटर के किसान हैं हरियाणा से, तोशाम इलाके से, और ये हैं रमेश पंघाल, जिन्होंने पिछले दिनों अपनी टमाटर की बड़ी फसल खुद ही रौंद दी थी, फेंक दी थी मजबूर होकर। उनसे समझते हैं कि आखिर जो भावांतर की जो ये रकम तय हुई है, अभी भी ये किसानों के लिए घाटे का सौदा है या वो खुश हैं। जी रमेश जी बताएं, जो सरकार ने 6 रुपए भावांतर की रकम मुकर्रर की है, उससे किसानों को फायदा या नुकसान, या वो संतुष्ट हैं या अभी भी नाखुश हैं? ये ऐसा है बहन जी, किसान के साथ क्या हुआ है, किसान वो कहते हैं हमारी हरियाणवी भाषा में कि चोर की लंगोटी भी मिल जाए तो बहुत है। वो बना हुआ है कि कुछ ना मिलने की बजाय कुछ थोड़ा मिल रहा है, उसी से संतुष्ट हो रहा है। किसान को कम से कम 7 या 8 रुपए कम से कम लागत आती है पकाकर तैयार करने में। लेकिन वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर कई गांव की पंचायतें बैठी हुई थी, कई संगठनों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। हमारे कृषि मंत्री के आश्वासन पे उन लोगों ने धरना उठवा लिया कि भाई अब कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी पीड़ित किसान है लॉकडाउन की वजह से, हम उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो एक दिन के बाद ये 1 रुपया प्रति किलो पर 5 था तो 6 रुपए प्रति किलो रख दिया, और 1 रुपया 42 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से कुछ किराए का प्रावधान रखा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सरकार को ये नीतियां बिल्कुल सुधारनी पड़ेंगी। सरकार क्या कर रही है, सरकार जो परंपरागत ढांचा है उसी को ध्वस्त कर रही है, नए की कोई नई योजना बना करके, समाधान करके। अब वैसा ही धान वाले किसानों का हाल है। ये बताइए कि भावांतर में आपने बताया कि पहले 4 रुपए था, फिर 5 रुपए किया और अब 6 रुपए, तो ये बार बार सरकार बदलाव क्यों कर रही है, क्या लगता है आपको? बार बार सरकार, ये सबसे बड़ी बात तो ये है बहन जी कि ये भावांतर भरपाई योजना ना तो किसान के समझ में आ रही, अब थोड़ी समझ में आने लगी है, और ना ही विपक्ष के समझ में आ रही है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट हमारे लोग बैठे हैं, उनको अंदाजा होना चाहिए धरातल पे कितना खर्चा लग रहा है किसान का। सबसे बड़ी दिक्कत है, जितनी भी योजनाएं बन रही है उनमें किसान की भागीदारी नहीं है। अगर वो किसान से पूछकर भाई तुम्हारा खर्चा क्या लगता है, कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी आती है, लीज पर लेते हो कितने में लेते हो, हार्वेस्टिंग की कितनी कॉस्ट आती है, और खाद दवाइयां स्प्रे और भी ट्रांसपोर्ट किराया तुड़ाई फुड़ाई कितना खर्चा आता है, तो अगर वो पूछे तो योजनाएं अच्छे ढंग से बने। लेकिन किसान की भागीदारी नहीं है इनमें। इसमें जैसे आपने ये सारे चीजों के नाम लिए, तुड़ाई और कल्टीवेशन कॉस्ट और सारी, इसमें आप पूरा एक आकलन बताएं कि किस तरह समझाएं दर्शकों को कि कितना लागत लगती है और ऊपर से क्या क्या खर्चे लगते हैं, और सरकार की ये भावांतर जो दे रही है 6 रुपए का, तो अभी भी कितने रुपए का गैप है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जमीन लीज पर लेते हैं। अब मैंने मात्र घर की 3 एकड़ जमीन है, बाकी सारी की सारी 50-55 एकड़ जमीन लीज पे ले रखी है, जिसकी औसत पूरे हरियाणा में कम से कम 20,000 रुपए प्रति एकड़ है। तो 1 एकड़ का खर्चा अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 20,000 रुपए लीज जमीन का किराया, प्लस 5,000 रुपए उसकी कल्टीवेशन ट्रांसप्लांट करने से पहले का खर्चा, ये हुआ 25,000। जैसे उसमें डिस्पलाऊ है, रोसे बान होते हैं, खाद जोती जाती है,
फिर हम 1 एकड़ का बीज लेके आते हैं, कम से कम 3504,000 रुपए का। फिर 1 महीने तक उसकी पनीरी तैयार करते हैं तो 2000 रुपए खर्चा उस पर आता है प्रति एकड़ का। फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, 2000 रुपए की लेबर लगती है हमारी। फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कम से कम 2000 रुपए में 5 बंदे 1 एकड़ में करते हैं तो 5 बार 6 महीने में हार्वेस्टिंग होती है, लगभग 10,000 रुपए खर्चा आया उसका। फिर उसके ऊपर से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फसल के ऊपर से खाद डलने वाली खाद होती है, लगभग 8-10 हजार रुपए उनका खर्चा आता है। फिर वो जो स्प्रे होते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड के, उसकी लेबर लगती है तो 3000 रुपए खर्चा आता है। अगर हम 5 एकड़ के ऊपर एक रखवाला रखे रात को नील गाय से या उसमें इरिगेशन के लिए 5 एकड़ पर एक बंदा रखे तो 15,000 रुपए पर एकड़ का लगभग वो लगता है। तो बहन जी इस तरह से करके बिल्कुल ईमानदारी से 85 या 90 हजार रुपए में 1 एकड़ टमाटर की फसल सिर्फ पक के तैयार होती है। और इसके बाद क्या होता है, जो टमाटर की तुड़ाई होती है वो 30 रुपया प्रति 25 किलो, यानी कि 1 रुपया 10 पैसे उसका तुड़ाई का खर्चा हुआ। फिर 11 रुपए उसकी ग्रेडिंग और लोडिंग, तो लगभग ये मान के चलो आप 40 पैसे उसका खर्चा आया। अगर हम उस टमाटर को जालंधर, चंडीगढ़ कहीं मंडी में लेकर के जाते हैं तो लगभग 1.5 रुपया उसका खर्चा आया। फिर मंडी का खर्चा आया, उसके बाद भी 4 से 5 रुपए तक खर्चा, तो फसल पकने के बाद मंडी तक पहुंचाने का आ जाता है किसान का। अब ये रख रहे हैं 6 रुपए किलो सारा, मैडम कम से कम 8 या 9 रुपए लागत आती है प्रति एकड़। 9 रुपए 8 रुपए में टमाटर पक करके मतलब जुताई करने से लेकर मंडी तक पहुंचाने का खर्चा आता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह का दबाव बना पिछले दिनों उसकी वजह से ये भाव जो है 6 रुपए तक आए, और अगर आप लोग और दबाव बनाएंगे जैसे कि हमने धान के मामले में देखा, कुछ और दबाव बनाने से किसान एकजुट होकर आएंगे, अपनी मांगों को सामने रखेंगे, तो सरकार विवश होगी आपकी बातें सुनने के लिए? जी बिल्कुल बहन जी। देखो सबसे पहला सबसे श्रेय अगर किसी को जाता है तो जो कवरेज आप जैसे भाइयों ने, पत्रकार बंधुओं ने उठाया एक किसान का मुद्दा, सरकार के ऊपर दबाव बना। अब धीरे धीरे इसी तरह से किसान लड़ाई लड़ेगा अपने एक विषय के ऊपर। अब जितने बड़े किसान यूनियन या संगठन आते हैं वो इंटरनेशनल लेवल की बातें करने लग जाते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं होने वाला। अब किसान अपने अपने स्थानीय एरिया में संगठित होकर के आवाज उठाएगा तो बहुत कुछ संभव है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। देश और दुनिया इस समय कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। अब तक इसकी कोई दवा या टीका विकसित नहीं हो पाया है। इस बीच केले की खेती को एक ऐसे ही रोग का सामना करना पड़ रहा है। इससे केले की खेती करने वाले किसानों के सामने मुश्किलें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश और दुनिया में इंसान जहां कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है, वहीं केले की खेती भी एक ऐसे ही लाइलाज रोग के निशाने पर है। ये केले में फैलने वाला फ्यूसेरियम विल्ट ट्रॉपिकल रेस 4 या TR4 नाम का फंगस है। ये सबसे पहले ताइवान में केलों पर दिखा। ये फंगस अब मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका होते हुए अब भारत तक आ पहुंचा है। अब तक बिहार और उत्तर प्रदेश में इसके मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमित पौधे में पत्ते पीले पड़कर सूखने लगते हैं और फिर पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। मुश्किल ये है कि अभी तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया है। इसीलिए वैज्ञानिक संक्रमण के दिखाई देते ही पौधों को नष्ट करने की सलाह दे रहे हैं। बचाव के लिए तो ये है कि इसमें जो भी पौधा आप लगाते हैं खेत में, पहले तो खेत की जो है अच्छे से मतलब उसको रोग रोधित करें, जो मिट्टी शोधन का कार्य होता है उसको अच्छे से करना चाहिए। फिर पौध जो आप लगा रहे हैं उसको ज़रूर शोधित करके ही लगाना चाहिए। दूसरा, अगर ये कहीं दिखता है तो उस पौधे को जो है मिट्टी समेत उखाड़ के आप ज़मीन के नीचे गाड़ दीजिए। यही इनके बचाव। अभी तक को कोई इसकी कारगर दवा तो नहीं निकली। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने TR4 को पौधों को बर्बाद करने वाला सबसे घातक रोग करार दिया है। इलाज न होने की वजह से वैज्ञानिक केले की खेती के लिए जमीन तैयार करने से लेकर पौधों का चुनाव करने तक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि किसान टिश्यू कल्चर से तैयार रोग मुक्त केले के पौधे ही लगाएं।
इसकी जड़ सड़ने लगती है तो उसमें ये थोड़ी सी, चाहे इसको आप उठा रोग कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये तो हम मान सकते हैं। जैसे ये फ्यूसेरियम बेल्ट है, ये चूँकि हम तो नहीं जानते हैं ना भारत में, ना तमिलनाडु, ना आप समझिए कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के जो किसान टिश्यू कल्चर लगाते हैं, फसल चक्र करते हैं, उसमें ये कोई बीमारी नहीं है। भारत सालाना 270 लाख टन केला पैदा करता है और इसका कुल कारोबार 50,000 करोड़ के आसपास है। ऐसे में अगर TR4 अपने पैर पसारता है तो किसानों को तो आर्थिक नुकसान होगा ही, लोगों के हाथ से भूख मिटाने का सस्ता और सेहतमंद जरिया भी दूर हो सकता है। यूपी के बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में तेंदुपत्ता मजदूरों की मजबूरी का फायदा ठेकेदार उठा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार को चेतावनी भी दी है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि वन विभाग के अफसर ठेकेदारों के साथ मिलकर गरीब मजदूरों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। खराब पत्ते बताकर उनके पत्ते नहीं खरीद रहे हैं, जिससे जिले में भारी तादाद में गरीब मजदूर भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। कई जगह पत्ते की खरीदी बंद की गई है। वहीं तेंदुपत्ता मजदूरों का कहना है कि तेंदुपत्तों की क्वालिटी में कमी बताकर 50 पत्तों की गड्डी के बदले 60 से 70 पत्ते ले रहे हैं। जंगल विभाग इस बार मास्क को दिया है, कुछ सैनिटाइजर मास्क? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। कितना पत्ता तोड़ लेती हैं आप लोग? हो गया 100-150 है, तुरा जाते है, घटल बता रहे। कितने गड्डी रोज बना लेती हैं आप लोग? 100 गड्डी, 150 है, जिसमें पत्ता मिल गए। तेंदुपत्ता श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आज पूरे देश में जब लॉकडाउन है और तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में 22 लाख से अधिक श्रमिक तेंदुपत्ता के कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे समय में सिंगरौली जिले के माड़ा क्षेत्र सहित अन्य समितियों में, पूरे जिले के समितियों में जहां पर इनकी सेटिंग नहीं है, वहां पर श्रमिकों को कार्य करने से रोका जा रहा है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तेंदुपत्ता तोड़ते समय जैसे भी आप भी जानते हैं कि कुछ फड़ों को, कुछ समितियों में कुछ फड़ों को 5 दिन चलाया जाता है। फिर जैसे भी उसमें निम्न क्वालिटी का पत्ता आता है तो उसको कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन या 3 दिन के लिए रोक दिया जाता है, जिससे जंगल में जो छोटा पत्ता है वो बढ़ सके 3 दिन और 3 दिन बाद उसकी तोड़ाई की जा सके। बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में किसान बुलेट मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन बेमौसम बारिश ने इस खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब पौधों से उपज तो मिल पा रही है, लेकिन किसान पहले से ज्यादा परेशान हैं। क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। खाने को जायकेदार बनाने वाली ये तीखी बुलेट मिर्च फिलहाल किसानों की आमदनी को फीका कर रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बुलेट मिर्च उगाने वाले किसानों को पहले बारिश ने मारा और अब लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है। मिर्च तैयार हो रही है, लेकिन बाजार और भाव के अभाव में खेतों में ही सड़ रही है। 10 से 5 रुपये किलो बिकता है, लागत बहुत ज़्यादा है। इसको पाक जाने के बाद हमारा यहाँ कोई उपयोग नहीं है, सड़ जाता है, नहीं सो खाता है, पक जाने के बाद कुछ नहीं होता है, ये फेंका जाता है। मुजफ्फरपुर के औराई इलाके में किसान कई एकड़ में उन्नत हाइब्रिड बुलेट मिर्च की खेती करते हैं। सामान्य दिनों में इस हरी बुलेट मिर्च की मांग खूब रहती है, लेकिन लॉकडाउन में शादी समारोह, होटल, रेस्टोरेंट बंद होने से इनकी मांग लगभग ठप पड़ गई है। कोई व्यवस्था नहीं है, न हाट है, न बाजार है, नहीं है कोई ग्राहक आता है, या क्या करें हम लोग। खेत में सूख कर गिर रहा है, पक के पेड़ सब गिर रहा है, मिर्चाई सब पेड़ के नीचे पक के सब गिर रहा है। मिर्चाई जब बाद में फला तो इसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के कारण यह हुआ कि मिर्चाई टूट नहीं पा रहा है, और नहीं टूटने के कारण कि खेत में सब पक रहा है, और पकने के बाद, पक जाने के बाद वह चू रहा है। अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है, और बाहरी व्यापारी भी नहीं आ रहा है जो मिर्चाई तोड़ करके बेच सके। और कितना हाकिम महाजन लेकर के किए हैं, वो सब जो है से तबाही में पड़े हुए हैं, नहीं बिक रहा है। इस चलते पूंजी भी ऊपर नहीं है, दूसरी में बंदर से भी तबाह है। इधर इलाके में बंदरों का आतंक है, इसलिए किसान मिर्च की जगह दूसरी फसल नहीं लगा पाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के उपजे हालात में अब कमाई का ये जरिया भी चौपट हो रहा है।
अब किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट कर्ज चुकाने और अगली फसल के लिए पूंजी जुटाने का है। बिहार के मुजफ्फरपुर से चंदन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ मजदूरों का पलायन अब तक जारी है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य जहां खेती बाड़ी दूसरे राज्यों से आए मजदूरों पर टिकी है, किसानों को धान की खेती के लिए मजदूरों की कमी से जूझना पड़ रहा है। अब तकनीक के सहारे इस चुनौती से निकलने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में धान की रोपाई का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन मजदूरों के वापस जाने से किसान परेशान हैं। ऐसे में किसान अब मशीनों की मदद से धान की रोपाई करने की तैयारी में जुटे हैं। जालंधर के इस खेत में यही मशक्कत चल रही है। ये धान की नर्सरी से अलग नहीं है, बस इसमें इन्हें एक कारपेट की तरह उगाया जाता है ताकि धान रोपने वाली ऑटोमेटिक मशीन में इन्हें लगाया जा सके। ये मशीन इस तरह से काम करती है। और मशीन राਹੀਂ भी किसान ਜਿਹੜਾ मैट टाइप पनीरी बीज के मशीन राਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ मैट टाइप पनीरी बीज के ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ है। वैसे तो ये तकनीक पुरानी है, लेकिन अब तक किसान इसका कम ही इस्तेमाल करते थे। अब मजदूरों की कमी के बीच धान रोपाई का यही तरीका किसानों को आसान लगने लगा है। इससे इन मशीनों की मांग में भी उछाल आया है। पंजाब के जालंधर से ईशा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।